अफेयर्स अपडेटेड। आई थिंक इस लेक्चर का आपका बहुत ज़्यादा इंतजार होगा कि अभी आपने कल ही एग्जाम दिया यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का, और पेपर का लेवल क्या था? आई वुड से डिफिकल्ट था, इतना इजी पेपर नहीं कहेंगे बट हाँ डिफिकल्ट और मॉडरेट के बीच में पेपर था। कट ऑफ कितना जाएगा आप लोग ये पूछ रहे होंगे। देखिए कट ऑफ एक दिन में नहीं बताया जाता, थोड़ा वेट करिए, मैं कट ऑफ का भी वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन आज जो मैं वीडियो लेके आऊँ दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा आंसर की तो आपको हर जगह मिल जाएगी, इट्स वेरी इजी टू गेट द आंसर की। इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको आंसर की कोई भी क्वेश्चन देके आंसर की प्रोवाइड कर सकता है। बट द मेन क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, हम कहाँ से तैयारी करेंगे, हमारा प्रीलिम्स का सिलेक्शन डन हो जाए। तो मैं आज आपको प्रूफ करूंगा कि एक्चुअली क्वेश्चंस कहाँ से आए, हमारे कोर्स से कितने क्वेश्चंस आए, और अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको कितना बेनिफिट होगा। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ इसको मैं प्रूफ भी करूंगा, क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा। आपको पता चलेगा जिस एग्जाम में कट ऑफ 92 मार्क्स किया था लास्ट ईयर, वहां पर एक एक दो दो नंबर भी अगर किसी के सही हो जाते हैं तो कट ऑफ क्लियर कर लेता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह हम मेरे कोर्स से, मैं आपको बताऊंगा पहले कौन कौन से क्वेश्चंस आए, और आपको ऑफ कोर्स पूरी आंसर शीट भी अवेलेबल हम कराएंगे। ओके, तो याद रखिएगा आंसर शीट मैंने वैसे भी ऑलरेडी अवेलेबल करा दी है। पीडीएफ जिसको हमारे इस लेक्चर की चाहिए तुरंत व्हाट्सएप करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। याद रखिएगा ये जो आंसर की है ये तो ठीक है, ये तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आंसर की तो आपको कोई भी प्रोवाइड कर देगा। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे यूट्यूब में तो अपने एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे इन क्वेश्चंस का कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। देखिए दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, पढ़ के क्वेश्चन तो कोई भी बता सकता है इसका आंसर ये है, बट जो आपने पढ़ा है वो एग्जाम में आया कि नहीं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह मेरे कोर्स से 60 to 65% क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रूफ भी करूंगा डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिले। ओके, तो जितनों के मुझे ऑफ कोर्स स्क्रीनशॉट्स मिल गए थे उतने की मैंने आपके सामने लाके रख दिए। मे बी इट कुड बी 80%, मगर मैं पूरी अपना कोर्स को अगर पूरी तरीके से चेक करूं तो 80% तक क्वेश्चंस मेरे कोर्स से आए, वो मैं प्रूफ करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं सेट बी, याद रखिए सेट बी का आंसर की है। ओके, तो सेट बी के क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और उनके आंसर्स मैं आपको डिस्कस करता हूं। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पर लिया हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था, 8 अगस्त 1942 लिखा हुआ था। देखिए मैंने ऑलरेडी जब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई थी, आप देख सकते हैं मैंने लेक्चर का स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है। ठीक है, तो जो मेरा लेक्चर नंबर 28 था, मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर था, उसमें मैंने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ाया था। ओके, और आप यहां पर डेट भी देख सकते हैं, मैंने 8 अगस्त 1942 बॉम्बे सेशन के बारे में बताया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो यहां पर 8 अगस्त 1942 लिखा है। आप बाकी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, पूछा गया है कि ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चीज हुई थी। सीधा आंसर लगा देना ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय एआईसीसी। ओके, तो वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहा है, बाकी ऑप्शन बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, क्विट इंडिया मूवमेंट से आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए ऐसी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि 8 अगस्त 1940 में अगस्त ऑफर भी आया था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1942 में क्रिप्स मिशन भी आया था, इसलिए मैंने ऑलरेडी, अगर आप मेरे लेक्चर देखेंगे तो मैंने क्लियरली ये पॉइंट यहां पर मेंशन कर रखा है। देखिए डेट भी यहां पर हमने लिखी थी। ओके, जिन्होंने हमारे लेक्चर्स देखे उन्होंने हमको बहुत सारे मैसेज किए, उनके बहुत सारों के 75 तक उन्होंने अटेम्प्ट किए और बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और जो लोग 2022 में देने वाले हैं वो भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे कितने क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर नंबर ए, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है क्वेश्चंस में, स्टैटिक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो अगर आप हमारा मिडाइवल हिस्ट्री का मुगल एम्पायर में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन देखेंगे, वहां से क्वेश्चन आया था। यहां पर पूछा गया था, यहां पर कुछ सीक्वेंस दिया था, असेंडिंग ऑर्डर में पूछा था, बड़े से छोटे क्रम में आपको लगाना था। परगना, सरकार और सूबा लिखा हुआ था, इसको आपको अरेंज करना था। तो आप हमारे लेक्चर्स को देखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं लेक्चर नंबर 21, जिन्हें कोर्स ले रखा है वो भी लेक्चर को देख लें। ठीक है, देखिए सबसे छोटा है सूबा, उसके बाद सरकार, उसके बाद है परगनास। याद रखिए, मतलब सबसे ये हमने यहां पर अरेंज कर रखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा असेंडिंग ऑर्डर में पूछा, आई थिंक असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, डिसेंडिंग बता दिया, डिसेंडिंग इज बड़े से छोटा, असेंडिंग इज व्हाट, छोटे से बड़े में। ओके, तो आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो परगना, सरकार और सूबा, मतलब सबसे, अगर सूबा से आप देखेंगे तो दैट इज व्हाट, सबसे बड़ा। ठीक है, तो असेंडिंग मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर जाएंगे। तो सबसे छोटा क्या है, ग्रुप ऑफ विलेजेस, सबसे छोटा। ठीक है, उसके बाद परगनास, उसके बाद क्या, सरकास, उसके बाद क्या, सूबा। तो सूबा सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, असेंडिंग मतलब क्या, कम से बड़ी की ओर जाना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या हुआ, सूबा, देन सरकार, और सबसे छोटा क्या हुआ,
परगनास। ओके, तो आई होप आपको यहां से मिल जाएगा। अगेन ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली हमारे सीरीज से क्वेश्चन मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखिए यहां पर क्वेश्चन जो 6th क्वेश्चन था सेट बी का, वहां पर पूछा गया हिंदू फीमेल स्कूल का सेक्रेटरी का नाम पूछा गया है, जो बेथून फीमेल स्कूल है। ये बेथून फीमेल स्कूल मैंने ऑलरेडी, अब जब ये लेक्चर आप सुनेंगे तो वहां पर देखेंगे, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया हुआ है। बेथून फीमेल स्कूल याद रखिए कोलकाता में है। ठीक है, और बड़ा फेमस के जो सेक्रेटरी बने थे याद रखिए, उनका नाम था ईश्वर विद्यासागर। याद रखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि खुद कोलकाता से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर फ्रॉम बंगाल। ओके, तो वहां पर उन्होंने, याद रखिएगा, ये स्कूल का अगर सपोर्ट हम पूछे जाए बेथून का, तो ऑफकोर्स दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय समवन, बट जो इसके पहले सेक्रेटरी बने थे, याद रखिएगा, बड़ा फेमस है कि सेक्रेटरी कौन बने थे, दैट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आप जरूर लेक्चर को जरूर देखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, ये मैंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में ये चीज कराई हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई थिंक सबको बन गया होगा क्वेश्चन। यहाँ नवाज खान, प्रेम सिंह सहगल, याद रखिए ढिल्लन के नाम लिखे हुए थे। मैंने ऑलरेडी जब INA ट्रायल्स कराया था मॉडर्न हिस्ट्री में, देख सकते हैं वही नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और लेक्चर में भी आप देख सकते हैं, जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो ये चीज पीछे मेरे लिखी हुई है। डायरेक्टली आंसर करना ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए कितने डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, अगर आपने लेक्चर्स को अटेंड किया तो क्वेश्चन तो बहुत आसान थे। तो 7th क्वेश्चन का आंसर डी था। ओके, तो अब मैं वो क्वेश्चन अभी बता रहा हूं जो क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं मेरे कोर्स से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे तो मुझे करेक्टली पूछा है। मैंने ऑलरेडी जब मैंने आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर लिया था, लेक्चर नंबर 14, गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर का मैं बता दूं, अजंता केव्स मैंने पढ़ाई थी, तो मैंने ऑलरेडी आपको बड़ा अच्छे से बताया था। यहाँ पर रिवर फ्लो कर रही है, सब भी बताया था। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी था, वगोवा रिवर के बारे में मैंने मेंशन किया था यहाँ पर। ओके, इस रिवर का बताया था, जब आप जाएं तो विजिट करें, मैंने ऐसा करके इसमें बोला हुआ है। अगर आप लेक्चर देखेंगे तो आपको मिलेगा, याद रखिए हमारे कोर्सेज के लेक्चर हैं ये। ओके, पेड लेक्चर्स थे, तो इसमें सीधा लिखा था अजंता केव लाई इन द जॉर्ज ऑफ वगोवा रिवर। बिल्कुल सही लिखा हुआ स्टेटमेंट, सही पूछा था। बाकी मुझे क्या लेना देना BCD से, जब मुझे करेक्ट आंसर मिल गया ये ऑप्शन में, और ऑलरेडी मैंने अजंता केव्स में पढ़ाया हुआ था। ये तक मैंने बोला था ये चीज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो जिन्होंने आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर देखा होगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। ओके, तो आप देख रहे हैं किस तरह सीरीज से किसका क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊं 3 दिन पहले ही मैंने कराया था। आपको याद होगा 10 AM पर मैं एक इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लेक्चर नंबर 8 अभी आप देखिएगा, लेक्चर नंबर 8 जो ऑलरेडी आ चुका है, अब तो 14 लेक्चर आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 8 देखिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने कराया है। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मैंने बताया है वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो उसमें मैंने आंसर दिया था धोलावीरा, जो कि अभी रिसेंटली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनी है। तो देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर, वाटर मैनेजमेंट से रिगार्डिंग पूछ लिया कि कौन सा आंसर है, आंसर वुड बी व्हाट, दैट इज धोलावीरा। तो देख सकते हैं, मतलब जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं उससे भी, देखिए मैं 3 दिन पहले कराया, जिसने मेरे क्वेश्चंस देखे होंगे उसको क्वेश्चन बन गया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 था सेट बी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आया। देखिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट वालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें कोई गलत स्टेटमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट जो है चंगेज खान का लिखा हुआ इल्तुतमिश के टाइम पर, कि वो भारत आते हैं, ऑफ कोर्स किसी के पीछे वो आते हैं। उस टाइम पर एक इंपॉर्टेंट किंग रहता है, उसका प्रिंस रहता है, उसके पीछे वो यहाँ पर आते हैं। उसके बारे में मैंने पूरी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, मैंने मिडाइवल हिस्ट्री में ये चीज़ जब इल्तुतमिश पढ़ाया था, ये मैंने बताया भी था कि वो जब आता है तो ऑफ कोर्स चंगेज खान, जिसको मतलब जिसके पीछे आ रहा था, जिस रूलर के पीछे, उसके जो इंडिया भाग के आ गया था जो रूलर, ऑफ कोर्स उसको इल्तुतमिश हेल्प नहीं करता है। मैंने एक्सप्लेन भी किया था, जिससे कि एक तरीके से मंगोल्स हैं चंगेज खान, वो इन्वेड नहीं करते हैं इल्तुतमिश को। मैंने पूरी स्टोरी बताई थी। डायरेक्टली क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट सीधा रॉन्ग हो जाता है। क्यों? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे तैमूर आया, बिल्कुल गलत है। तैमूर तो मैंने पढ़ाया हुआ, अगर आप देखेंगे अगला मैंने फिर से डाल दिया, इसीलिए मैंने जो मिडाइवल हिस्ट्री में देखिए तुगलक डायनेस्टी पढ़ाया था, मैंने लिखा भी हुआ देख सकते हैं। तैमूर इन्वेजन किसके टाइम पे आया था? मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पर, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर नहीं, रिमेंबर। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली रॉन्ग हो जाता है। फर्स्ट सही है, सेकंड रॉन्ग है। देखिए मेरा सीधे आंसर आ गया ऑप्शन बी। थर्ड तो मैंने पढ़ा भी नहीं। देखिए यही बात होती है यूपीएससी में, जरूरी नहीं आपको नॉलेज हो तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप अपना ब्रेन यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितने इजीली सॉल्व कर दिया गया। यहां पे हमको ये पता था सेकंड जो तैमूर था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर नहीं आया था। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। अगर आप हमारे साथ देखें, हमारे साथ एक और फैकल्टी हैं जिनका नाम पुलकित, ठीक है, उन्होंने हमारे एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ाई हुई है, ठीक है। उनका भी क्वेश्चन आया तो उसको भी हम डिस्कस कर देते हैं। वैसे मैंने इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस किया हुआ है, बट स्टिल जो मुझे जल्दी जल्दी मिला क्योंकि टाइम बहुत कम था, इतने सारे क्वेश्चन को ढूंढना था कि हमारे कोर्स से क्या क्या है, तो इट बिकम थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना। ओके, तो उन्होंने ऑलरेडी मनी मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ाया था। व्हाट इज दिस मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। याद रखिए 1 अपॉन लीगल
रिजर्व रेशियो। अब आप पूछेंगे सर ये चीज़ क्या होती है, तो देखिए अगर आप हमारे कोर्सेज देखेंगे पूरा 15-20 मिनट इस टीचर ने मल्टीप्लाई के बारे में हम पढ़ाया हमारे लेक्चर्स में, याद रखिएगा। बहुत आसान सा आंसर था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, याद रखिएगा। इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, याद रखिएगा। इसमें जो ये दोनों स्टेटमेंट दोनों ही गलत हैं, याद रखिएगा। ये कैश रिजर्व रेशियो एसएलआर दोनों को ऐड करते हैं, उसी को हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, याद रखिएगा। तो ये अगर ज्यादा होगा तो मनी मल्टीप्लायर एक्चुअली कम हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से। अब मनी मल्टीप्लायर होता क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है, तो प्लीज एक बार लेक्चर को जरूर देखिए जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स ले रखा है। एनसीईआरटी क्लास 12 इकोनॉमिक्स लेक्चर नंबर 4 देखिएगा, मनी मल्टीप्लायर बहुत इजीली तरीके से समझाया गया है, ठीक है। तो याद रखिए ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी सीरीज से आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन्फ्लेशन का क्वेश्चन पूछ लिया मैंने ऑलरेडी। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ऑलरेडी दोनों टाइप्स पढ़ाए हुए थे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉस्ट, ठीक है, किसके थ्रू हो सकता है वो चीज इंक्रीज की जाएगी, किसके थ्रू हो सकता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये सारे पॉइंट्स लिखे, डायरेक्टली आंसर निकालो। लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, नहीं भाई, इंटरेस्ट रेट अगर आप बढ़ा दोगे तो लोग के पास पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो डिमांड कैसे करेंगे। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 5 अगर गलत है, देखिए मेरा सीधा आंसर आ गया। यही तो यूपीएससी कहता है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है आप आंसर निकाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पूरा डिमांड पुल इन्फ्लेशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, किस केसेस में डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज 1, 2 एंड 4। देखिए इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करना, हम सारे स्टेटमेंट्स को लें और डिस्कस करें। आपको एग्जाम क्रैक करना है, याद रखिएगा ना, स्मार्ट तरीके निकालने पड़ते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत बार बोला एलिमिनेशन मेथड यूज करो, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे फोन किया, बोला सर बहुत टाइम लग गया हमको, पेपर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। देखिए ये सब चीजें नहीं करनी अपन को, क्वेश्चंस देखें और जल्दी जल्दी मूव करें, तभी आप पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए था। ओके, नेक्स्ट डायरेक्टली मेरे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर आप देखें 25, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, आरबीआई बैंकिंग मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है आपको। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मैंने पढ़ाई भी, देखिए मैंने दोनों लिंक डाल दिए, एक पे तो मैं पढ़ा रहा हूं, दूसरा मैंने पीपीटी का आपको सामने डाल दिया है। ओके, तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मतलब क्या होता है, बैंक्स को जब बैंक करप्ट हो जाते हैं, याद रखिएगा, बैंक को दिक्कतें आती हैं, ठीक है, उस टाइम पर आरबीआई जो है वो बैंक्स को हेल्प करता है, उसे कहते हैं लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट। मैं लिखा भी था कि बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है कौन, आरबीआई। तो सीधा सा आंसर है, बाकी स्टेटमेंट जो लिखे हैं सब गलत है। करेक्ट जो है वो है 2 ओनली, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस, जब बैंक को क्राइसिस आती है तो उसको प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। बाकी सारे ऑप्शंस तो ऐसे ही बनाए गए थे, इसमें आप कंफ्यूज हो, बट कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें जो हमारे डायरेक्ट है 31 क्वेश्चन, अगेन आरबीआई से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया। मैंने रिजर्व बैंक का तो एक स्पेशल लेक्चर भी डाल रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, बहुत आसान क्वेश्चन था। आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, बिल्कुल मैंने ऑलरेडी देखिए पढ़ाया भी हुआ है, मैं पढ़ा भी रहा हूं इसमें, और ये चीज पीछे लिखी भी हुई है। सेकंड स्टेटमेंट अगेन करेक्ट है, बिल्कुल देखिए यहां पर लिख भी दिया मैंने। सेक्शन 7 के अंदर आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट के टाइम पर गवर्नमेंट आरबीआई को ऑफ कोर्स आरबीआई को डायरेक्शन दे सकती है, सेकंड सही है। और गवर्नर जो है आरबीआई का जो एक्ट है उससे पावर गेन करता है, दैट इज आरबीआई एक्ट 1934। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, 1, 2, 3। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन मैं इसको कंसीडर करूंगा। ओके, तो आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए बैंकिंग में ही मेरा लेक्चर जो था बैंकिंग सेक्टर का पार्ट 1, वहां मैंने कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ाए थे। आप देख सकते हैं वहां मैंने स्टेट कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ाए थे। आप यहां पे देखिए क्वेश्चन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर आ गया, कितना आसान क्वेश्चन, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। और इसको अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है स्टिल आंसर आ सकता है। कैसे? इसका पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इसको सुपरवाइज और रेगुलेट करते हैं लोकल बोर्ड्स, याद रखिएगा। और देख सकते हैं यहां पर अगर आप देख रहे होंगे मेरी इमेज इसके पीछे में लिखा भी, इसको डुअल रेगुलेशन है, आरबीआई भी रेगुलेट करिए और गवर्नमेंट भी रेगुलेट करिए, लोकल बोर्ड इसको रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया हुआ है। फर्स्ट कट करो, सीधे आंसर आ जाता है 2 एंड 3। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट नहीं भी पता हो, स्टिल यू विल गेट इनटू द आंसर। देखिए दिस इज द वे, अगर आपने कोर्सेज को ज्वाइन किया है कहीं ना कहीं से आपको एक स्टेटमेंट बनता है, आप आंसर तक पहुंच जाते हैं, याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको डिटेल की नॉलेज नहीं चाहिए होती है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन पढ़िए और आपको ये सब पता हो, नहीं भी पता होंगे, इट्स ओके, बट स्टिल स्मार्ट वर्क कैन क्वालिफाई योर प्रीलिम्स। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एफडीआई से रिगार्डिंग आया था। मैंने ऑलरेडी बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा रखा है इकोनॉमिक्स में, आप देखिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, वहां पर मैंने करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ये सब पढ़ाया था, एफडीआई वगैरह के बारे में भी बेसिक बताया हुआ है। सीधे पूछा एफडीआई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़िए, एनआरआई का डिपॉजिट, एनआरआई डिपॉजिट एफडीआई के अंदर आता है? बिल्कुल नहीं आता। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है एफडीआई के अंदर नहीं आता, एफडीआई तो अलग से मेंशन है, याद रखिए। एफडीआई, एफपीआई ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्चुअली कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा है। पढ़िएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, तो याद रखिएगा
जो ये है दैट इज एनआरआई डिपॉजिट है, ये इसके अंदर नहीं आता है, ये आपको याद रखिएगा। फोर्थ नहीं आता है, तो करेक्ट आंसर देखिए ए और बी में से बचता है। और 3 करेक्ट है। फर्स्ट तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, यस दैट कम्स अंडर एफडीआई। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, यस विथ सर्टेन कंडीशन, दिस ऑल्सो कम्स अंडर एफडीआई, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3, रिमेंबर। सो फोर्थ को कट करके आप आंसर निकाल सकते हो। ओके, सो दिस इज द वे हाउ यू कैन मूव टुवर्ड्स द आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन है, देखिए दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन आई कुड से। क्वेश्चन जो है दैट इज रिगार्डिंग डीवैल्यूएशन। ये मैंने भी पढ़ा हुआ डीवैल्यूएशन, बट देखिए इतनी जल्दी मैंने बोला ना स्क्रीनशॉट ढूंढना हर चीज़ का, मैंने कहाँ पर पढ़ाया हुआ है इकोनॉमिक्स में। डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, इन सब में डिफरेंस क्या है ऑलरेडी पढ़ा रखा है हमने, ठीक है। बट मुझे जल्दी से जहाँ मिला, हमारे जो ऑफकोर्स एक अगेन मैं फिर से कहूँगा, जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ाई हुए क्लास चैप्टर 6 क्लास 12 के आप देखेंगे तो उन्होंने डेप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन इन सब में डिफरेंस भी बताया हुआ है, इसके बारे में भी बताया, इसके इफेक्ट्स भी बताए हुए हैं। लेक्चर जरूर देखिएगा। करेक्ट आंसर इसका दैट इज 1 ओनली है, रिमेंबर, ठीक है। दैट इज इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। बाकी दोनों तो बिल्कुल गलत दिए हुए स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे व्हाट इज डीवैल्यूएशन, बेसिक बता देता हूं। लेट अस सपोज $1 इक्वल्स टू 100 रुपीज है। अगर रुपये की वैल्यू डीवैल्यूड होती है तो $1 में फॉर एग्जाम्पल 150 रुपीज हो गए, ठीक है। तो इसे कह रहे हैं डीवैल्यूएशन हो रहा है, याद रखिएगा। डीवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन, ऑफ कोर्स होता दोनों में यही चीज है, बट डिफरेंस है। बट अभी बेसिक याद रखिएगा, वैल्यू जो है रुपये की $1 100 रुपए थी, $1 150 रुपए हो गई है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 ओनली है, ठीक है। अब ये कैसे होता है प्लीज लेक्चर को पढ़िए पूरा, मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन था, मोस्ट इन्फ्लेशन इन इट्स इफेक्ट, मतलब मोस्ट इन्फ्लेटरी इफेक्ट्स क्या होते हैं। डायरेक्टली अगर आप नोट छापने लगते हैं उसे ही कहते हैं, जिसको मोनेटाइज डेफिसिट भी कहते हैं। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ मोनेटाइज डेफिसिट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, याद रखिएगा। तो अगर आप पैसा फाइनेंस, सॉरी ऐसा करेक्ट आंसर है दैट इज, एक बार रुक गई, बोरिंग बैंक फाइनेंस, हाँ यस, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, मनी नया मनी प्रिंट करना, जिसको आप क्या कह रहे हो मोनेटाइज डेफिसिट, मतलब अपने डेफिसिट को खत्म करने का आप नई करेंसी प्रिंट कर रहे हो। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सबसे इन्फ्लेशन का टारगेट यही है। क्वेश्चन नंबर 40 था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो जो डायरेक्टली आया एग्जाम में दैट इज क्वेश्चन नंबर 47, बहुत इजी क्वेश्चन था। एनवायरमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया, एनवायरमेंट से पूछ लिया कि पूछा कौन सी बायोजियोकेमिकल साइकिल, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, गैसियस साइकिल, आपको याद हो सेडिमेंट्री साइकिल, तो पूछ लिया किसका रॉक मेन सोर्स होता है। सीधा आंसर था फॉस्फोरस साइकिल। आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पीडीएफ भी डाल दी है, जो लेक्चर मैंने फॉस्फोरस साइकिल का पढ़ाया हुआ, लेक्चर नंबर 8 एनवायरमेंट का। मैंने ऑलरेडी सबसे पहली लाइन आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉस्फोरस में कि याद रखिए रॉक जो है वो उसका मेजर सोर्स है, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फोरस रॉक, फॉस्फोरस बायोजियोकेमिकल साइकिल। ओके, फॉस्फोरस साइकिल, दैट्स वेरी अगेन वेरी इजी क्वेश्चन आई कुड से, एक बार जरूर देखिएगा, मैंने बहुत आराम से पढ़ाया हुआ है इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, डेट्रस फूड चेन। आप देखेंगे लेक्चर नंबर अगर आप देख रहे हैं 5 एनवायरमेंट का, मैंने ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रस फूड चेन पढ़ाई है। तो इसे पूछा जाता है कौन से डेट्रीवोर्स हैं, ठीक है, बहुत आसान है। देखिए मैंने तो एग्जांपल भी दिया था ना, तो मैंने वुड लाइस का एग्जांपल लिखा हुआ था, तो वुड लाइस यहाँ पे लिख के दे दिया उन्होंने। अर्थवॉर्म बिल्कुल डेट्रीवर्स होता है, ठीक है। अब देखिए सी हॉर्स डेट्रीवर्स नहीं, याद रखिए डेट्रीवर्स नहीं है। तो फोर्थ कट करिए, फोर्थ कट करते हैं तो हम 1 2, देखिए आंसर ही आ गया सी, 1 3 एंड 5, याद रखिएगा। तो ये वे होता है करेक्ट। अर्थवॉर्म पता होगा आपको, वुड लाइस पता होगा, बाकी नहीं भी पता है तो ये तो पता है सी हॉर्स, जेलीफिश, ये सब डेट्रीवर्स नहीं होते हैं, याद रखिएगा। डेट्रीवोर्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डेट्रीवोर्स के बारे में सब कुछ पढ़ाया हुआ है। मैंने फिर से बता रहा हूं, लेक्चर नंबर 5 एनवायरमेंट के थ्रू मैंने सब पढ़ाया हुआ है। ओके, तो अगेन देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, अगेन पूछा गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मैंने लेक्चर नंबर अगर आप देख रहे हैं 6, उसमें बायोटिक इंटरेक्शन पढ़ाए हैं, म्यूचुअलिज्म जिसको हम सिम्बायोटिक रिलेशन भी कहते हैं। ऑलरेडी मैंने वहां पे एग्जांपल कोरल रीफ का दिया हुआ है, बहुत से एग्जांपल दिए हुए हैं। ओके, सीधा सीधा पूछा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस ऑर्गेनिज्म के साथ होता है, याद रखिएगा। तो डायरेक्टली से करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी था, 1 2 एंड 3। प्लीज एक बार गो थ्रू करिए, मैंने लेक्चर्स में ऑलरेडी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ। तो करेक्ट आंसर इसका दैट इज, याद रखिएगा, इसमें 1 2 3 होगा, डी है, ए लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको प्लीज डी कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, 1 2 एंड 3, रिमेंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है पॉलिटी का क्वेश्चन, पॉलिटी तो आई कुड से वेरी इजी, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ,
कहाँ पर मेंशन है, डीपीएसपी में आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल देख लेना, देखो मैंने आर्टिकल नंबर 37 में पीछे लिखा भी हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, डायरेक्टली पढ़ाया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पॉलिटिकल में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट पूछ लिया है, दैट इज रिगार्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी, सबको पता है कि इट्स अ लीगल राइट, आपको भी पता होगा लीगल राइट है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 300A के अंदर अभी अवेलेबल है, इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। अगेन दिस इज अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, प्रीएम्बल से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था 1950, आपको भी पता है प्रीएम्बल में एक बार अमेंडमेंट हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें सेकुलर, ठीक है, याद रखिए सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड हुआ था। उससे पहले क्या वर्ड थे, सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर और ऐड हुआ है, रिमेंबर। तो अभी 1950 के टाइम पर पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रीएम्बल मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी मैं बोलूंगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, मैंने जब अपना सबसे पहले ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, सबसे पहला लेक्चर जो मैंने पॉलिटी का पढ़ाया था, और मैंने बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है इतने बार समझाया क्लासेस में, क्या बताऊं, देख सकते हैं मेरा पहला लेक्चर है ये, ओके। यहाँ मैंने व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ाया था, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट किसे कहते हैं, लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट, याद रखिए, इसको मैं पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ बहुत बार, इसके लिए मैं और भी स्क्रीनशॉट डाल सकता था, मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है, गवर्नमेंट के जब पावर्स को लिमिटेड कर दिया था उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे अगेन 56 क्वेश्चन, भारत रत्न से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी भारत रत्न पे देखिए वीडियो भी बना रखा है ना, और टाइटल्स के साथ इसको कनेक्ट किया गया, उस पर भी एक लेक्चर बना रखा है फंडामेंटल राइट्स में, दोनों से कनेक्ट करिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। याद रखिए जो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, याद रखिएगा करेक्ट नहीं पूछा गया, कौन से स्टेटमेंट गलत दिए गए हैं, तो बिल्कुल तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। इसमें लिखा है भारत रत्न 5 बार दिया जाता है, मैंने पढ़ाया हुआ है, ये 3 बार दिया जाता है साल में, ओके। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। भारत रत्न और ये पद्मा अवार्ड्स, दे आर नॉट टाइटल्स, ये भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है, याद रखिएगा। और ये एक बार नहीं और भी बार सस्पेंड हो चुके हैं, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज लेक्चर नंबर 8 से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। असर्शन रीजनिंग है, पहला स्टेटमेंट सीधा रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे मैंने पढ़ाया था, FAO और अबोर फाउंडेशन ने हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया, याद रखिएगा। और यहाँ पर बॉडीग्राम क्या लिख दिया, UNCDF, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, गलत स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, याद रखिएगा। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, अगर देखना हो किसी को तो प्लीज कुछ ही दिन पहले मैंने लेक्चर नंबर 8 बनाया था इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में, उसी का डायरेक्ट टॉपिक नंबर 25 से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपने मेरी बात मानी होगी तो एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। जिन्होंने जो मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं उनके बहुत मैसेजेस भी आए, बहुत सारों के एग्जाम बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, याद रखिएगा। नेक्स्ट फॉरेस्ट राइट एक्ट, मैंने ऑलरेडी इस पर तो पूरा अमेंडमेंट पढ़ा डाला था, जो चेंजेस की बात हो रही है फॉरेस्ट राइट एक्ट पर, याद रखिए मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा दिया था, नवंबर 2020 करंट अफेयर में मैंने फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में पूरा डिस्कशन कर डाला था। एक ही PPT मैंने डाली है, कम से कम मैंने 4 PPT में पूरा एक्ट पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ऑफकोर्स इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया था, इवन इस एक्ट की डिटेल भी पूछ लेते ना तो वो भी मैंने पढ़ा रखी थी, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। ये स्टेटमेंट अगर आप रीड करेंगे बहुत इजी है, फंडामेंटल राइट्स का पूछा गया है, सारे आर्टिकल अगर आपको पता होंगे तो बहुत आसान हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, आर्टिकल नंबर 14, याद रखिएगा। इसमें जो चीज पूछी गई आप इसको रीड करेंगे, लॉ के रिगार्डिंग बात कर रहा है, और आपको भी पता आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, याद रखिएगा। तो इसके बारे में डिटेल्स मैंने बता रखी है, स्टेटमेंट पढ़ियो, सीधा आंसर मेरे ख्याल से आपने तो बेसिक भी स्टेटमेंट पढ़ोगे, आर्टिकल नंबर 14 मार्क कर दोगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 अगर बात करूं सेट बी की, पूछा गया है कि इसमें से कौन सा फेडरल फीचर का कैरेक्टर है, याद रखिएगा। मैंने फेडरल फीचर लेक्चर नंबर मेरा साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आप देखेंगे फेडरल फीचर, यूनिटरी फीचर, दोनों में यहाँ पे लिखा आप देख सकते हैं। फेडरल फीचर में इंडिपेंडेंट जुडिशरी, 6 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और यहाँ पर ही करेक्ट आंसर इसका ए होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है दैट इज अ फेडरल फीचर, ठीक है। तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधे लगाओ और आगे बढ़ो, रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68,
जुडिशरी अगेन पॉलिटी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। आप चाहें तो मेरा अगेन सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक देख सकते हैं, मैंने पॉलिटी में पढ़ाया हुआ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डायरेक्टली स्टेटमेंट उठाया उन्होंने, कुछ चेंज भी नहीं किया। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। याद रखिएगा, ऑफ कोर्स रिटायर्ड जज को अपॉइंट किया जा सकता है, चीफ जस्टिस कर सकता है बाय टेकिंग रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और ऑफ कोर्स हाई कोर्ट भी अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बोथ 1 and 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, अगर आप देखेंगे ये तो बहुत आसान है। सिटीजनशिप, मैंने बोला था सिटीजनशिप न्यूज में एक क्वेश्चन तो आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, ठीक है, कि हेड ऑफ द बाय बर्थ हो गए तभी आप हेड ऑफ द स्टेट बन सकते हो, ऐसा कहीं नहीं है इंडिया में। आप कोई भी तरीके से सिटीजनशिप आपको मिली होगी, आप बन सकते हो हेड ऑफ द स्टेट। थर्ड स्टेटमेंट, फॉरेनर को अगर सिटीजनशिप दे दी गई तो कभी डिप्राइव नहीं किया सकती। अरे बिल्कुल, मैंने बताया किस तरह डिप्राइव की जा सकती, डिप्राइव तो की जा सकती, छीनी जा सकती है आपसे। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो ऑफ कोर्स फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत आसान है, सेकंड थर्ड कट कर दीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 69। तो आप देख रहे हैं ना कितने सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं, जो मैंने पढ़ाया सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको बन जाए तो कितनी अच्छी बात होती है। ओके, नेक्स्ट अगर देखेंगे यहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में बोल रहा है। लिबरल डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए, यार लिबरल मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, रुकावटें ना हो आपके पास, याद रखिएगा। सो लिबरल डेमोक्रेसी में याद रखिएगा, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, और सेपरेशन ऑफ पावर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। याद रखिएगा कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी के बारे में मैंने बता रखा है, हाउ दे आर कनेक्टेड विथ व्हाट, दैट इज लिबरल डेमोक्रेसी। ओके, तो इसमें वैसे स्टेटमेंट जो लिखी है उससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। लिबरल डेमोक्रेसी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो होगा नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट का कोई लिबरल डेमोक्रेसी लेन देन नहीं है, कमिटेड जुडिशरी तो नेगेटिव वर्ड है, जुडिशरी मतलब सरकार की सिर्फ बातें मान रही है। सो लिबरल डेमोक्रेसी मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर, सब अपने अपने तरीके से वर्क कर सकें, दोनों के तीनों ऑर्गन्स के बीच में ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ओके, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से 72 क्वेश्चन है। मैंने ज्योग्राफी में ओशनोग्राफी अगर आप देखेंगे, मैंने डायरेक्टली ये पढ़ा चुका है, वैसे क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, फिर से रिपीट किया उन्होंने। क्वेश्चन बहुत आसान है, पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अमाउंट ऑफ पोलर आइस कैप जो है ग्लेशियर ऑफ कोर्स ज्यादा है कंपेयर टू ग्राउंड वाटर, आप देख सकते हैं 68% है, 30% है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो टोटली रॉन्ग है, ग्राउंड वाटर 30% है, मैं आपको बता दूं, और ग्लेशियर 68% है, सरफेस वाटर जो है वो 0.3% है बस, और उस 0.3% में लेक है 87%। और यहां पर क्या लिखा हुआ है कि रिवर और लेक जो है वो ग्राउंड वाटर से ज्यादा है। अरे कहां ज्यादा है, पूरे रिवर लेक छोड़ो, आप पूरा सरफेस वाटर भी ऐड कर लो तो 0.3% ही है, ग्राउंड वाटर तो 30.1% है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। मैंने ऑलरेडी चार्ट में देखिए पूरा चार्ट एक्सप्लेन कर रखा है मैंने ऑलरेडी, तो एक बार आप चले जाए ज्योग्राफी का, ओशनोग्राफी का पहला टॉपिक देख लेना, आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबने पढ़ा रखा होगा। ब्लैक कॉटन सॉइल कहां से फॉर्म होती है, देख सकते हैं मैंने ब्लैक कॉटन सॉइल के टॉपिक में इंडियन ज्योग्राफी में ब्लैक सॉइल में पढ़ाया हुआ है। करेक्ट आंसर बी है, दैट इज वॉल्केनिक रॉक के थ्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। इस पे लोग डिबेट कर रहे थे मुझसे कि सर ये कैसे, आप प्लीज मेरा लेक्चर देखिए इंडियन ज्योग्राफी का, जब मैंने रिवर्स पढ़ाई थी वहां पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो सतलज रिवर है, डी ऑप्शन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ देखिए सतलज रिवर, अगर आप देखोगे प्लीज एक बार लेक्चर देखना, पीपीटी भी चेक कर लेना। आप देखो मैं यहाँ पढ़ा भी रहा हूं, वही चीज यहाँ पीपीटी मैंने डाल दी, इसमें आपको पता चल जाए, रिमेंबर। सो यहां पर आप देखिएगा, कलेक्ट वाटर फ्रॉम रवि, चिनाब, झेलम एंड व्यास एंड ज्वाइन इन पाकिस्तान, नियर पाकिस्तान। यार देखिए पाकिस्तान में मितालकोट है, वहां पर ये ज्वाइन करती है, तो सतलज ज्वाइन करती है इन सबसे वाटर लेके, ये स्टेटमेंट तक लिखा हुआ था, वही स्टेटमेंट यहां पर लिख के पूछा गया है। ओके, तो डायरेक्टली ज्वाइन नहीं, मतलब किसी पे कनेक्ट नहीं होती, डायरेक्टली पाकिस्तान पे जाकर इन 10 में ज्वाइन करती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, बहुत आसान है, इसमें दीदवाना लेक लिख दिया। देखिए मैंने ऑलरेडी फिर से बोला हूं, इंडियन ज्योग्राफी का फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट 3 लेक्चर देख लेना, मैंने सलाइन वाटर लेक में दीदवाना लेक राजस्थान में बता भी रखी है, सीधे देखते ही दीदवाना लेक लिखी हुई है, राजस्थान आंसर, सलाइन लेक लगाओ, आगे बढ़ो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 85 है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पूछा गया ईस्टर्न घाट से कौन सी रिवर जो है वो राइज करती है, मतलब निकलती हैं, या मतलब राइज करती है, वहां से ओरिजिनेट होती हैं, याद रखिएगा, ऐसा नहीं बोला वहां से पास होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन अगर देखा है तो 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने सुबर्णरेखा रिवर के बारे में पढ़ाया हुआ है, वैसे सुबर्णरेखा रिवर याद रखिए वो रांची प्लेट्यू से निकलती है। कहां से निकल रही है, रांची प्लेट्यू से। तो आपको लग रहा है ईस्टर्न घाट से निकल रही, नहीं, रांची प्लेट्यू से निकल रही है, तो ईस्टर्न घाट से कोई लेना देना नहीं है सुबर्णरेखा रिवर का। थर्ड सीधे कट कर दूं, सीधे 2 ऑप्शन बचते हैं, ए और बी, 1 2 या 2 4, मतलब 2 तो सही है।
अब 1 और 4 में से कोई एक ही स्टेटमेंट होगा, ठीक है। ब्राह्मणी रिवर के बारे में मैंने पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं ब्राह्मणी रिवर के बारे में भी, ये भी ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होती है, याद रखिएगा। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, 1 भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज 2 एंड 4, रिमेंबर। तो वैसे तो पास तो ईस्टर्न घाट से सभी होंगी, बट याद रखिएगा ओरिजिनेट होती है कि नहीं ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर 2 एंड 4 है। इसको एलिमिनेट करके इसको आप निकाल सकते हैं। मैंने वैसे पूरी रिवर जो है देखिए, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुलिया रिवर, नॉर्थ से साउथ अरेंज कराया हुआ है, तब मैंने एक्सप्लेन भी किया था। इन रिवर्स के बारे में मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। देखिए ये मेरा ओशन करेंट से क्वेश्चन था, जो कि स्टेटमेंट है, बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। करेक्ट आंसर 1 ओनली है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपने अगर मैंने पढ़ाया भी ओशन करेंट्स के बारे में, याद रखिएगा। अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न साइड्स में जनरली आप देखेंगे डेजर्ट्स की लोकेशन होती है, ये बात बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। तो वेस्टर्न सेक्शन ओशन जो होती है वो याद रखिए वार्मर होती हैं। क्या होती हैं? वार्मर होती हैं, याद रखिएगा, वेस्टर्न साइड की। ओके, है ना। देन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जनरली आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट जो क्वेश्चन 88, इसको मैं थोड़ा सा एक बार और चेक कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर शायद मैंने कट करके दिया है, इस पे डाउट क्रिएट मैंने किया, बट इसका भी करेक्ट आंसर मैं 1 ओनली दे रहा हूं, ठीक है। एक बार आपको ओशन करंट का मेरा पूरा टॉपिक देखना पड़ेगा इसमें डिटेल, क्योंकि देखिए इसमें बहुत कुछ है। मैं आई थिंक विद इन सेकेंड्स तो आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि जनरली वेस्टर्न साइड में आप देखेंगे तो आपको डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे, चाहे आप आटाकामा की बात करें, कालाहारी डेजर्ट्स की बात करें, क्योंकि देखिए पूरा पढ़ाया हुआ है वैसे। जैसे मान लीजिए लेटर सपोज अफ्रीका है, तो विंड्स जो रहती है वो यहाँ पर आती हैं, और अगर ईस्टर्न साइड में आती हैं वाटर पूरा शेड अवे कर देती हैं, तो यहाँ पर ड्राई विंड्स रहती है जनरली। तो इसलिए आप देखेंगे वेस्टर्न साइड में जनरली डेजर्ट्स होते हैं। ओके, इनकी डिटेल्स आपको और मिल जाएगी अगर आप पूरा ओशन करंट का मेरा टॉपिक में बताता हूँ। ज्योग्राफी का ओशन करंट्स पढ़ेंगे तो मैंने पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा उल्टा दे रखा है स्टेटमेंट, दैट्स इट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 ओनली है। प्लीज एक बार आप और डिटेल में देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी पूरा टॉपिक पढ़ाने लगूंगा तो बहुत कुछ मुझे ओशन करंट से पढ़ाना पड़ जाएगा अभी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो देखिए ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बहुत सीधा स्टेटमेंट इसने मेरे सीधे लेक्चर से उठा लिया, एनवायरमेंट के लेक्चर से उठा लिया, लेक्चर नंबर 8 से मेरा उठा लिया उसने, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। ओके, मैंने एपीफाइट्स वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पर बता रखा है, और वही चीज़ यहाँ पर सारे करेक्टर्स लिखे हुए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस स्टेटमेंट को पढ़िए और सीधे मैं लेक्चर नंबर 8 एनवायरमेंट का आप देख लोगे, आपको सीधे मिल जाएगा कि सर ये तो आपने जो लिखा हुआ है वही इन्होंने कॉपी करके दे दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 अगर आप देखेंगे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन है। देखिए ये मैंने मेंस में पढ़ाया हुआ था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें करेक्ट आंसर है 1 ओनली, याद रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए ऑफकोर्स वहां पर पार्लियामेंट सॉवरेन होती है, कहां पर? ब्रिटेन में, याद रखिएगा। और इंडिया में पार्लियामेंट क्या है, थोड़े उसके पावर्स लिमिटेड है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ जुडिशियल रिव्यू भी है। कोई आप कोई चीज बनाएंगे लॉ तो उसका रिव्यू भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 1 ओनली है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। प्लीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ये वाला लेक्चर देख लीजिएगा मेरा, ठीक है, जिसमें मैंने ऑलरेडी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर कराया, मेंस मैंने कराया हुआ है, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके, नेक्स्ट राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट का मेरा लेक्चर नंबर पार्ट नंबर 2 देखिएगा, पॉलिटी में, याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे देखिए लिखा भी, प्राइवेसी में अंडरलाइन भी कर रखा है, आर्टिकल नंबर 21 से। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, आई थिंक सी इज द करेक्ट आंसर, 21। ओके, तो आपने देखे होंगे मैंने क्वेश्चंस जो आपको बताया जो डायरेक्टली आए हुए हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बताऊं। देखिए इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट कि मैंने इतना सारा पढ़ाया हुआ है, मैं उन सबके स्क्रीनशॉट ढूंढ पाऊं। ओके, अगर मैं सबके, अगर मुझे और टाइम मिले तो शायद मैं 80 to 85 क्वेश्चन आपके सामने रख दूं जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं और वो आपके कोर्स से वो एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस और हैं, देख लेते हैं, ठीक है, जिनके मैं स्क्रीनशॉट जल्दी ढूंढ नहीं पाया हूं, बट स्टिल समझा देता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। पॉलिटी का क्वेश्चन में तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, बोला गया है मॉन्टेगू रिफॉर्म्स के थ्रू राइट टू ऑल वुमेन अबव द एज ऑफ 21 सबको वोटिंग राइट्स मिल गए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया हुआ है। यस, तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो वुमेन को कुछ रिजर्वेशन मिला था, बिल्कुल कुछ रिजर्वेशन मिला था, ये नहीं कह रहा हूं मैक्सिमम रिजर्वेशन था, बट सम सीट्स वर रिजर्व्ड। ओके, तो करेक्ट आंसर 2 ओनली है, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, सबके स्क्रीनशॉट मैं अभी ढूंढ नहीं पाया हूं, बट स्टिल आई विल प्रोवाइड देम। बट ये इजी क्वेश्चन, इनको तो आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो, आपने ऑलरेडी एक्ट्स वगैरह तो ऑलरेडी
पढ़ा रखे हैं, आपको पता होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया, थोड़ा दिमाग लगा के। मैंने बताया ना एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को भी देखना पड़ता है। योगिनी टेम्पल के बारे में बोला जो मुरैना में है, मुरैना मध्य प्रदेश में, आपको बता दूं। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि इकलौता टेम्पल है, याद रखिए सर्कुलर, जो कि सर्कुलर टेम्पल है, ऐसा नहीं हो सकता, और भी टेम्पल्स होंगे। सेकंड स्टेटमेंट को करेक्ट कट करो, सीधे आंसर निकालो, ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। मैंने पढ़ा भी नहीं 1 और 4 स्टेटमेंट क्या है, और मैं सही आंसर की ओर मूव कर गया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि प्लीज जरूरी नहीं कि पूरी नॉलेज हो तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, दिमाग से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 वाटर क्रेडिट के बारे में पूछा गया है। अगेन ये क्वेश्चन अब हो सकते हैं सब वाटर क्रेडिट हमने नहीं पढ़ा हो, बट स्टिल अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल इसके ऑब्जेक्टिव्स लगेंगे। ऑब्जेक्टिव जनरली स्टेटमेंट के सही होते हैं, माने जाते हैं, तो बिल्कुल आप पढ़िए, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही लगेगा। सेकंड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे कि ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया, मैंने बिल्कुल वर्ल्ड जो वाटर क्रेडिट है, ऑफकोर्स ये तो पता है मुझे वाटर क्रेडिट क्या होता है, बट ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जनरली यूपीएससी यहीं पर घुमाता है, ऑर्गेनाइजेशन दे देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये इनके अंदर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। देयर कुड बी चांसेस, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, हो सकता है लॉन्च किया हो, बट 95% चांसेस होंगे कि नहीं किया होगा। तो मैं तो स्टेटमेंट को रॉन्ग मानूंगा, मेरे अकॉर्डिंग मैं इसका आंसर सी लगा के आ जाऊंगा, क्योंकि 2 अगर रॉन्ग है तो करेक्ट आंसर सी आता है। देखिए ये रिस्क आपको लेनी पड़ती है एग्जाम में, क्योंकि आप सोचिए हर चीज आप पढ़ के जाएंगे वही बनेगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। 40 to 50 क्वेश्चन आप जो पढ़ के जाएंगे वो आपको बनेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन आपको थोड़ा दिमाग लगा के रिस्क लेनी पड़ेगी, 75 तक आप पहुंचेंगे, और 5 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से रिस्क कॉल ले सकते हैं, 80 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के बारे में पूछा गया है। अगेन तीनों स्टेटमेंट देखिए, पहला लिखा हुआ है इससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती होगी, ऑफकोर्स कुछ ना कुछ अमाउंट में तो निकलती होगी, आप ऐसे कैसे श्योर सकते हैं कि नहीं निकलती होगी, कोई भी प्लांट्स में आप देखेंगे गैसेस निकलती हैं। सेकंड, कॉपर स्लैग कैन कॉज लीचिंग टू सम, बिल्कुल एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, लीचिंग हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड निकल सकती है, बिल्कुल ये भी निकल सकती है, और भी गैसेस निकल सकती है। सो आई विल गो विद द करेक्ट आंसर डी 1, 2 एंड 3, क्योंकि सारी चीजें मुझे लग रहा है, मैंने बताया भी था पावर प्लांट्स ऐसे क्वेश्चन आए तो गैसेस जो होती है उनको आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी निकलती हैं, बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी जाऊंगा मैं, ठीक है। आप देखिए फन एंड सॉइल के बारे में लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है इट कॉजेज सल्फर एमिशन एनवायरमेंट, बिल्कुल फन एंड सॉइल है, एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होगा। इससे इंडस्ट्रीज पावर जनरेट करती, यस मे बी पावर जनरेट करती हूँ इससे फन एंड सॉइल से, और ऑयल रिफाइनरी का प्रोडक्ट है, याद रखिएगा। ऑफकोर्स फन एंड सॉइल की बात करें तो ऑयल रिफाइनरी का प्रोडक्ट होगा ही, तो यू कैन गेट इनटू द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में रिस्क लेनी पड़ती है। आप ये सोचिए सर मैंने ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ा तो मैं मार्क ही नहीं करूंगा, ऐसे तो फिर आप यूपीएससी में 30 to 40 से ऊपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे अगर आप रिस्क नहीं लेना सीखोगे तो। याद रखिए जिस एग्जाम का कट ऑफ ही 95 to 100 है और आपने 120 स्कोर किया, आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा मेंस की प्रिपरेशन करते वक्त, वरना आप हमेशा 80 to 90 के बीच में बैठे रह जाओगे लाइफ भर, ठीक है। तो ऐसे रिस्क लेनी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ब्लू कार्बन, अब ये नहीं सुना है तो ब्लू इकोनॉमी तो सुना है ना, पानी से रिलेटेड है, सीधे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है ब्लू एक कार्बन, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम। क्योंकि बाकी तो आप पढ़ लीजिए, एक लिख रहा है फॉरेस्ट में कार्बन कर रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं, पेट्रोलियम में कर रहे हैं, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। गो विद करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओके। वैसे मैंने ब्लू इकोनॉमी के बारे में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कैजुअल वर्कर्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं वो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड कवरेज के अंदर आते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। ऐसा हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड कवरेज के अंदर सारे वर्कर्स जो है कैजुअल वर्कर्स वो आ जाएं। ये क्वेश्चन नंबर 32 है, याद रखिए सेट बी हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आ जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। याद है सारे वर्कर्स इस प्रोविडेंट फंड के अंदर नहीं आते, उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ ही वर्कर्स उसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग है। देखिए मेरा करेक्ट आंसर आ गया बी 2 एंड 3। मैंने सेकंड और थर्ड इतना पढ़ा भी नहीं और मैं मार्क करके आगे निकल सकता हूं। यू हैव टू टेक दोस रिस्क। 20 क्वेश्चंस में आप रिस्क लोगे, 15 से ऊपर आपके सही निकलेंगे, आप ध्यान रखना। देखिए इस क्वेश्चन को भी रिस्क लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इकोनॉमिक रिसेशन। मैंने ऑलरेडी इकोनॉमिक रिसेशन के बारे में, स्टैगफ्लेशन के बारे में सब चीजें पढ़ाई हैं। रिसेशन की बात करें, इकोनॉमिक रिसेशन है तो बोल रहा है एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर दो, अरे बिल्कुल नहीं, रिसेशन है तो आपको तो बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स रेट इंक्रीज कर दो, अरे नहीं रिसेशन चल रहा है आप टैक्स रेट इंक्रीज कर देंगे और पब्लिक परेशान हो जाएगी। टैक्स रेट को ऑफकोर्स कट कर दो और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, अरे नहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे तो कितनी दिक्कतें होंगी पब्लिक को, तो ये सब नहीं, रिसेशन है तो यस एक्सपेंडिचर इन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, यस। तो देख सकते हैं बाकी तीनों नेगेटिव स्टेटमेंट दिए गए थे। वेरी इजी क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इकोनॉमिक्स का है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, रिसेशन स्टैगफ्लेशन ये सब चीजें ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैक मनी। ब्लैक मनी पे इतना डिबेट चलता है, पूछा गया ब्लैक मनी से सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को क्या वरी है। यही वरी है कि ब्लैक मनी अकाउंटेबल नहीं होता है, सरकार को जो रेवेन्यू लॉस होता है, सरकार को टैक्स नहीं मिलता है,
सबसे बड़ी दिक्कत तो सरकार की यही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है, यहां पूछा है मैग्नेटाइट पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हुई है न्यूरो से रिलेटेड, ठीक है। पूछा गया है कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आप कैसे बता सकते हैं कि ये जो मैग्नेटाइट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये कहां से निकलते हैं? लिखा मोटर व्हीकल्स ऑफकोर्स हो सकता है, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल्स हो सकता है, माइक्रोवेव स्टोव्स बिल्कुल हो सकता है, पावर प्लांट्स बिल्कुल हो सकता है, टेलीफोन लाइंस यस इट कुड बी पॉसिबल। क्योंकि आप ये कैसे बता सकते हैं किससे कौन से पार्टिकल्स निकल रहे हैं? तो यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट, आपको लगे हाँ इससे हो सकता है, यू गो विद द करेक्ट आंसर डी। 1 2 3 4 5, यस डी इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम पीपल हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन बट इट्स वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, आपको अटेम्प्ट करने हैं ऐसे क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी था। ओके, नेक्स्ट 32nd ओलंपिक्स, देखिए ओलंपिक्स न्यूज में था, आपको पता है टोक्यो में था, ठीक है। तो ऑफिशियल मोटो गलत है। आई डोंट थिंक अ न्यू वर्ल्ड इज अ ऑफिशियल मोटो, इमोशन करके कोई मोटो है, क्योंकि इतना तो हमने न्यूज़पेपर में ही पढ़ा था, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें बनेंगी। ये सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये लड़कियों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट मैं मान सकता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह वो नहीं देखती हैं, तो मे बी उनके लिए डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन, दैट आई कंसीडर, बट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 2 ओनली। ऑफिशियल मोटो ये नहीं था, इमोशन करके कुछ ऑफिशियल मोटो था। ओके, नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आई थिंक लड़कों के लिए भी डिफिकल्ट होगा, लड़कियों के लिए तो होगा ही। रिगार्डिंग आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, बट देखिए मैं क्रिकेट देखता हूं तो मेरे लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर डी है। दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे इस चैंपियनशिप ट्रॉफी के कोविड के टाइम पर क्या इनके नए रूल्स बने तो शायद आपको पता चल जाएगा, बट अभी मैं पूरी ट्रॉफी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल आई कुड कंसिडर दिस अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट एज अ क्रिकेट फैन मेरे लिए आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आई गो विद ऑप्शन नंबर डी, और डी ही इसका आंसर था। ओके, राइट टू सिटी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, देखिए थर्ड स्टेटमेंट देखिए, मैं इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करूंगा। थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है राइट टू सिटी का मतलब है कि स्टेट जो है वो पब्लिक सर्विस डिनाई नहीं कर सकता इवन अनऑथोराइज कॉलोनीज में। ऐसा थोड़ी ना होगा, अनऑथोराइज कॉलोनी वहां पे पब्लिक सर्विस आपको जरूर थोड़ी ना मिलेगी और आपको देना ही पड़ेगी। एज ये स्टेटमेंट रॉन्ग में मानता हूं। थर्ड कट करता हूं तो देखिए 1 तो सही हो गया, अब 2 सही है कि नहीं। तो राइट टू सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी, बिल्कुल सही लग रहा है। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा करिए, स्टेटमेंट को पढ़ा करिए, सही लग रहा है। तो गो विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 एंड 2, क्योंकि 1 तो ऑटोमेटिकली सही हो गया था 3 को कट करते ही। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2। ओके, 62 अभी आर्यन खान पकड़े गए हैं, जुडिशियल कस्टडी में मिली है, 14 दिन के लिए जेल गए हैं, न्यूज़ में अभी चल रहा है ये। जुडिशियल कस्टडी का मतलब बिल्कुल नहीं होता है पुलिस स्टेशन, जेल भेजा जाएगा, जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है। इसको नहीं पता, ये सब तो मेरा मानना है डेली के क्वेश्चन है, मतलब इसको कोई पढ़ाया नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है। और दूसरा जुडिशियल कस्टडी में यस, अगर आपको इंट्रोगेशन करना है अगर आर्यन खान से फॉर एग्जाम्पल, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, विदाउट अप्रूवल आप नहीं जा सकते। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 2 ओनली, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये तो न्यूज़ में आ रहा है, अभी इतना ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के लिए जेल गए हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रिजन। प्रिजन की बात करें, प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, याद रखिएगा। तो बिल्कुल प्रिजन पे जो पैरोल वगैरह के रूल्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऐसा नहीं कि आप जेल गए जब मन आया पैरोल में बाहर आ जाए, ऐसा नहीं, इट इज नॉट योर राइट। रिमेंबर, यहाँ पूछे बोला गया कि इट्स योर राइट एक तरीके से, नो। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 2 ओनली। याद रखिए प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ओके, इसलिए कहते हैं प्रिजन में जेल जाओ तो बड़ी गंदी हालत है जेल्स की। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, ये राइट नहीं है आपका। नेक्स्ट स्टेट की डेफिनेशन पूछी है। स्टेट क्या होगा? चारों स्टेटमेंट है, आप मजाक नहीं करूंगा, चारों स्टेटमेंट आप पढ़ोगे ना आप खुद से ही बी को मार्क करके आ जाओगे करेक्ट आंसर, ठीक है। बी आप मार्क करिए, बिल्कुल ही एकदम सही स्टेटमेंट, सटीक स्टेटमेंट बैठता है स्टेट की डेफिनेशन में। बाकी सब में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिखेंगी। ओके, तो रीड कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा ऑप्शन देखिए और कहा रहे ये तो पढ़ाई नहीं मैंने छोड़ दूं, नहीं, अटेम्प्ट करो ऐसे क्वेश्चन तो और अटेम्प्ट करो, सही आंसर मिलेगा। रीड तो करो एक बार, बी ऑप्शन आप रीड करिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है, रिमेंबर, ठीक है। मैंने इंडियन या देखिएगा इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी हर बार अपने करंट अफेयर्स में कराया है, उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया। सेकंड थर्ड सही है। इसमें लिखा है सी बेड एक्सप्लोरेशन के लिए आपको लाइसेंस ग्लोबल ओशन कमीशन से लेना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ऑलरेडी पढ़ा रखी है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो रॉन्ग दिया हुआ है। सेकंड और थर्ड करेक्ट आंसर, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। 2 एंड 3, 1 को कट करो, आंसर निकाल लो, याद रखिएगा। बोल रहा हूं ना मैं, क्वेश्चन को एलिमिनेशन अगर आपने कर रखा है तो क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी सबने पढ़ी होगी, मैंने ऑलरेडी बहुत बार 10 AM सीरीज में पढ़ाई हुई है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आप मेजर इन लाइट ईयर्स, ये भी आपने सोचा होगा लाइट ईयर्स में क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि ये तो शायद आपको
उसकी पता ही होगा, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, याद रखिए, दैट इज वाई वी मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इन लाइट ईयर्स, रिमेंबर। साइंस का क्वेश्चन है। अब देखिए साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस और भी थे, ठीक है। मैंने अभी जो क्वेश्चंस कवर किए हैं जनरली, इसका करेक्ट आंसर डी है, ठीक है। वो मैंने अपने सेक्शन के जितने मैं जल्दी ढूंढ सकता था, जो मेरे डायरेक्टली मेरे क्वेश्चन से आए हैं, अराउंड आप देख रहे हैं 60 to 65 क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन से आए हैं, किससे, जो आप इजीली कर सकते थे। अब आप देख रहे हैं 65 क्वेश्चन, इवन जो साइंस के हैं उस पर हम अभी वर्कआउट कर रहे हैं, कितने साइंस के क्वेश्चन, क्योंकि साइंस मैंने नहीं पढ़ाई हुई है, साइंस को छोड़ के हर सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हुए अपने कोर्स में, तो साइंस के भी हम क्वेश्चन वर्कआउट कर रहे हैं। अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन अभी और ऐड होंगे जो हमारे ही कोर्स से आए हैं। तो आप देख सकते हैं 65 तो मैंने अभी आपके सामने प्रूफ कर दिए हैं, ठीक है। 15 और हैं, मतलब 80 क्वेश्चंस। अब आप सोच सकते हो प्रीलिम्स में से 100 में से 80% क्वेश्चंस अगर मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में क्या आने वाले हैं, तो कितना बड़ा एडवांटेज आता है। तो अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, याद रखिएगा उसका बेनिफिट होता है। जिन्होंने स्टार्टिंग से हार्डवर्क किया, मेहनत की, उनको हमारे कोर्स का बहुत बेनिफिट हुआ। अब जो आगे तैयारी करने वाले 2022 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, उनको भी मैं बोलूँगा, उनके लिए भी कोर्सेज चल रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी कोर्स को ज्वाइन कर लें, टाइम आपके पास कम है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ लेक्चर को एक्सप्लेन करने नहीं आए। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर अभी ABCD यहाँ लिखे हुए, आप मैचअप कर सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगी। बट हम आपको ये बताने आए थे कि हमारे कोर्स से कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, रियलिटी में एग्जाम्स में आते हैं। मैंने प्रूफ किया है बाय टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स ऑल्सो। अगर आपको कोई इस तरह प्रूफ कर दे कि भाई मैंने इतना पढ़ाया हुआ और यहाँ से ये लेक्चर से आया है, तो आप मानिएगा कि हाँ एग्जाम में पढ़ाया गया। ऑफ कोर्स एक साल जिन्होंने हमारे साथ पढ़ाई की उनका प्रीलिम्स, बहुत लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों के अटेम्प्ट इतने अच्छे आ रहे हैं, उन्होंने आंसर भी मैच किए हैं, तो दे आर गेटिंग अराउंड 110 to 115, कुछ 105 के अराउंड भी हैं। बट दैट इज अ वेरी गुड स्कोर आई कुड से, क्योंकि कट ऑफ अगर आप लोग पूछ रहे हैं तो जनरल की 95 to 100 ही जाएगी, 95 मार्क्स टू 100 मार्क्स ही कट ऑफ रहने वाली है, याद रखिए, जनरल कैटेगरी की। तो यहाँ पर अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड करो। कोई डाउट क्वेरी आप हमसे जरूर पूछो, इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। याद रखिएगा मैंने आपको ये बता दिए 65 क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने बता दिए, 15 क्वेश्चन साइंस के हैं, वो हमारे टीचर वर्कआउट करें वो भी बता देंगे। 80% क्वेश्चन अगर हमारे सीरीज से आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने सीरीज को ढंग से की है तो आपका प्रीलिम्स कोई रोक नहीं रहा है। जब मेंस होगा, मैं मेंस में भी हर पेपर के सामने आपके सामने आऊंगा और ये प्रूव करूंगा क्वेश्चंस किस तरह फ्रेम किए जाते हैं, किस तरह आपने कोर्सेज हमारे लिए होंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको तैयारी करनी है, किस तरह प्रिपरेशन करनी है, सर किस तरह स्टार्ट करनी है, तो जल्दी से फोन घुमाइए, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मेंशन है, कॉन्टैक्ट करिए, कोर्सेज की ओर मूव करिए, आपको एग्जाम में बहुत एडवांटेज मिलेगी। कोई डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं।